भाग एक। आदतों का फंदा। आदतें कैसे विकसित होती हैं। सन 1993 की शरद ऋतु में अमेरिका के सैन डिएगो शहर की एक प्रयोगशाला में एक व्यक्ति किसी से भेंट करने पहुंचा। यह वही व्यक्ति है जो आदतों के बारे में हमारी समझ को बदलने वाला था। यह नीले रंग की कमीज पहना हुआ 6 फुट लंबा बुजुर्ग व्यक्ति था। उसके सफ़ेद बाल इतने घने थे कि किसी महाविद्यालय के 50वें पुनर्मिलन समारोह में सबके मन में ईर्ष्या पैदा कर दे। घड़िया की समस्या के कारण वह जरा लंगड़ाता था। अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर वह उस प्रयोगशाला के हॉल में धीमी गति से चल रहा था, मानो उसे पता न हो कि आगे क्या होने वाला है। लगभग 1 वर्ष पहले की बात है। यूजीन पॉली उर्फ एपी, डॉक्टरी संसार में से इसी नाम से जाना गया, लॉस एंजलिस शहर के समुद्र तट पर बसे प्लाया देल रे के अपने घर पर था। रात का भोजन बनाते समय उसकी पत्नी ने उसे बताया कि उनका बेटा माइकल उनसे मिलने आ रहा है। कौन माइकल? यूजीन ने प्रश्न किया। तुम्हारा बेटा, जिसे हमने पाल पोस कर बड़ा किया है, उसकी पत्नी बेवरली ने हैरान होकर कहा। पर इसके बावजूद यूजीन ने भावशून्य दृष्टि से एक बार फिर वही सवाल किया, माइकल कौन है? इसके अगले ही दिन यूजीन के पेट में ऐंठन पड़ी और वह दर्द से छटपटाने लगा। उसे उल्टियाँ भी होने लगीं। अगले 24 घंटों में ये इतना कमज़ोर हो गया कि बेवरली घबराकर उसे अस्पताल ले गई। उस समय यूजीन को 105 डिग्री बुखार था और अस्पताल में उसका बिस्तर पसीने से लथपथ हो गया था। वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह इतना आक्रामक हो चुका था कि जब भी कोई नर्स उसके हाथ में सलाइन लगाने आती तो वह उसे धक्का देकर चिल्लाने लग जाता। आखिरकार डॉक्टरों ने उसे बेहोशी की दवा देकर शांत किया। इसके बाद डॉक्टरों ने उसकी कमर से रीढ़ के जोड़ में एक लंबी सुई डालकर उसके मस्तिष्क की कुछ बूंदें हासिल की ताकि उसकी जांच की जा सके। मस्तिष्क द्रव निकालते समय ही डॉक्टरों को एहसास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल मस्तिष्क और रीढ़ की नसों के आसपास फैला ये द्रव संक्रमण एवं क्षति से बचाने का काम करता है। एक स्वस्थ इंसान में ये द्रव बिल्कुल साफ होता है और सुई में रेशम सा बहता हुआ आता है, लेकिन यूजीन के मेरुदंड से प्राप्त नमूना मटमैला था और सुई में धीरे धीरे ऐसे टपक रहा था मानो बालों के सूक्ष्म कणों से भरा हो। जांच के परिणाम आने पर यूजीन के डॉक्टरों को उसकी बीमारी का कारण पता चला। यूजीन को मस्तिष्क ज्वर था, यानी कि दिमागी बुखार। उसे ये बीमारी अपेक्षाकृत कम खतरनाक माने जाने वाले एक वायरस की चपेट में आने से हुई थी, जो मुंह के छाले, बुखार के छाले और त्वचा में संक्रमण जैसी समस्याएं पैदा करता है। लेकिन कुछ दुर्लभ परिस्थितियों में ये वायरस इंसान के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है, जिससे उस इंसान के विचारों और सपनों में संबंधित कोमल हिस्से को नष्ट कर देता है, जिससे कई लोग आत्मा का निवास स्थान भी मानते हैं। इससे गहरी क्षति पहुंचती है। यूजीन के डॉक्टरों ने बेवरली को बताया कि यूजीन को दिमाग को जो क्षति पहुंची है उसे ठीक करने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन इस वायरस को और अधिक फैलने से रोकने के लिए वे यूजीन को एंटीवायरस की एक बड़ी खुराक दे सकते हैं। ये एंटीवायरस देने के बाद यूजीन कोमा में चला गया और 10 दिनों तक मौत से जूझता रहा। लेकिन धीरे धीरे दवाओं ने अपना असर दिखाना शुरू किया और आखिरकार उसका मस्तिष्क ज्वर ठीक हो गया। वह कोमा से भी बाहर आ गया। हालांकि यूजीन का जीवन तो बच गया, लेकिन वह बहुत कमज़ोर हो गया था। उसे कुछ निगलने में भी तकलीफ़ हो रही थी। कोशिश करने के बाद भी वह एक पूरा वाक्य तक नहीं बोल पा रहा था। कभी कभी तो वह अचानक ऐसे हाँफने लगता मानो कुछ क्षणों के लिए सांस लेना ही भूल गया हो। कुछ दिनों में यूजीन का स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। डॉक्टरों ने एक बार फिर उसकी जांच की। इस जांच के परिणाम देखकर डॉक्टर हैरान थे, क्योंकि यूजीन का तंत्रिका तंत्र और शरीर का एक बड़ा हिस्सा वायरस के आक्रमण से सुरक्षित थे। वह अपने अंगों का उपयोग सहजता से कर सकता था और आवाज़ व रोशनी आदि के प्रति सही प्रतिक्रिया दे रहा था। हालांकि उसके मस्तिष्क की जांच के परिणाम चिंताजनक थे। स्कैनिंग रिपोर्ट में डॉक्टरों को उसके मस्तिष्क के बीचों बीच एक धब्बा नजर आया। दरअसल इंसान की रीढ़ और खोपड़ी जिस पर बिंदु मिलते हैं, यूजीन के शरीर के उस हिस्से के तंतुओं को वायरस ने नष्ट कर दिया था। हो सकता है कि यूजीन पहले जैसा ना रहे। एक डॉक्टर ने उसकी पत्नी बेवरली को सावधान किया, और ये भी संभव है कि तुम अपने पति को खो दो। यूजीन को अस्पताल के दूसरे हिस्से में ले जाया गया। पहला सप्ताह समाप्त होने तक वह खाने पीने लगा। अगले सप्ताह समाप्त होने तक वह सामान्य रूप से बातें भी करने लगा और खाने में नमक
वह जेली से बना मीठे पदार्थ, जेली वगैरह मांगने लगा। इसके साथ ही वह टीवी के चैनल बदल बदल कर नीरस धारावाहिकों के बारे में शिकायतें भी करने लगा। 5 सप्ताह बाद यूजिन को अस्पताल से छुट्टी देकर पुनर्वास केंद्र भेज दिया गया। उस वक्त यूजिन आराम से चलने फिरने लगा था और साथ ही नसों को बिन मांगी सलाह भी देने लगा था, जैसा सप्ताह के अंत तक छुट्टी बिताने के लिए उन्होंने कहा जाना चाहिए आदि। मैंने पहली बार इस बीमारी से ग्रस्त किसी मरीज को स्वस्थ होते हुए देखा है। मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं बताना चाहता, लेकिन ये वाकई अद्भुत है, यूजीन के डॉक्टर ने बेवरली से कहा। लेकिन बेवरली की चिंता खत्म नहीं हुई। ये बात पुनर्वास केंद्र में ही स्पष्ट हो गई थी कि ये बीमारी से यूजीन के अंदर कुछ असामान्य बदलाव आ गए हैं। जैसे यूजीन सप्ताह के दिन भूल जाता था, बार बार बताने के बावजूद भी वह अपने डॉक्टरों और नर्सों के नाम याद नहीं रख पाता था। एक दिन जब डॉक्टर यूजीन के हालचाल पूछने के बाद उसके कमरे से बाहर निकल गया तो यूजीन ने अपनी पत्नी बेवरली से पूछा, ये लोग मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछते रहते हैं? घर वापस लौटने के बाद यूजीन में कई बदलाव नजर आए। उसे अपने बिस्तर याद नहीं थे, उसे अपने मित्र याद नहीं थे। लोगों से बात करते करते वह अचानक सब भूल जाता था। कई बार सुबह सुबह नींद खुलते ही वह सीधे रसोई में चला जाता और अपने लिए अंडे और बेकन पकाकर खा लेता। फिर अपने कमरे में लौटकर वापस बिस्तर पर लेट जाता और रेडियो सुनने लगता। फिर 40 मिनट बाद ही वह दोबारा ये सब दोहराता, उठकर अपने लिए अंडे और बेकन पकाता, उसे खाकर वापस बिस्तर पर लेट जाता और रेडियो सुनने लगता। कुछ ही देर बाद वह एक बार फिर यही सब दोहराता रहता। उसके इस अजीब व्यवहार से घबराकर बेवरली ने तुरंत विशेषज्ञों से संपर्क किया। इन विशेषज्ञों से सैन डियागो की कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता भी शामिल थे। वे उन दिनों याददाश्त खोने के कारणों पर शोध कर रहे थे। एक दिन यूजीन और बेवरली विश्वविद्यालय परिसर गए। वे एक दूसरे का हाथ थामे मुख्य हॉल को पार करते हुए आगे बढ़े। उन्होंने एक परीक्षा कण में बैठने के लिए कहा गया। यूजीन वहाँ बैठी एक युवती से बात करने लगी जो कंप्यूटर पर काम कर रही थी। यूजीन ने कंप्यूटर की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरी जवानी के दिनों में इस मशीन का आकार इस कमरे से भी बड़ा होता था और इसे रखने के लिए 6 फुट के कई रैकों की ज़रूरत पड़ती थी। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कई साल काम किया है और जब इस मशीन को इतने छोटे आकार में देखना सचमुच आश्चर्यजनक है। वह युवती यूजीन की बात पर ध्यान दिए बगैर कंप्यूटर पर काम करती रही। अचानक यूजीन के चेहरे पर मुस्कान आई। ये सारे प्रिंटेड सर्किट्स, डायोड्स और ट्रायोड्स कितने अद्भुत हैं। जब से इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सक्रिय था उस समय इन्हें रखने के लिए भी 6 फुट के कई रैकों की ज़रूरत पड़ती थी। तभी एक वैज्ञानिक ने कमरे में प्रवेश किया। उसने अपना परिचय दिया और यूजीन में अपनी रुचि दिखाई और उससे अपनी उम्र पूछी। मेरी उम्र 59 या 60 होगी शायद, यूजीन ने उत्तर दिया, जबकि असल में उसकी उम्र 71 साल थी। वह वैज्ञानिक कंप्यूटर पर कुछ टाइप करने लगा। यूजीन ने मुस्कुराते हुए एक बार फिर कहा, यह सचमुच अद्भुत है। जानते हो, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में था तब इस मशीन को 6 फुट के कई रैकों पर रखा जाता था। ये वैज्ञानिक थे 52 वर्षीय लैरी स्क्वायर। वे पेशे से एक प्रोफेसर थे जो पिछले 3 दशकों से याददाश्त से संबंधित तंतुओं की रचना न्यूरो एटोनॉमी का अध्ययन कर रहे थे। उनका अध्ययन मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित था कि इंसान के मस्तिष्क में घटनाओं का भंडार कैसे होता है। वे इसके विशेषज्ञ थे। यूजीन की इस बीमारी के कारण जल्द ही लैरी स्क्वायर और सैकड़ों अन्य शोधकर्ताओं के सामने एक बिल्कुल नए संसार के द्वार खुलने वाले थे। अभी तक आदतों के बारे में हमारी जो भी जानकारी या समझ थी वह इन्हीं शोधकर्ताओं के अनेकों अध्ययनों से बनी थी। स्क्वायर के प्रयोगों से सामने आया कि जो इंसान अपनी उम्र और ऐसी अनेक सामान्य बातें तक याद नहीं रख पाता, उसके अंदर भी आश्चर्यजनक रूप से जटिल आदतें विकसित होती रहती हैं। फिर आपको एहसास होता है कि हर इंसान रोज़मर्रा का जीवन बिताने के लिए समान तंत्रिका प्रतिक्रियाओं पर ही निर्भर होता है। स्क्वायर और अन्य शोधकर्ताओं के अध्ययनों से अवचेतन मन की कार्यप्रणाली को समझने में काफ़ी सहायता मिली। इस कार्यप्रणाली का प्रभाव हमारे रोज़मर्रा के ऐसे अनगिनत चुनावों पर पड़ता है जो हमें तार्किक तो लगते हैं, पर वास्तव में हमारी उन तीव्र इच्छाओं से प्रभावित होते हैं जिनसे हम करीब करीब अनजान होते हैं। स्क्वायर ने यूजीन से मुलाकात करने से पहले कई हफ्तों तक उनके दिमाग के स्कैन्स का अध्ययन किया था। इन स्कैन्स से स्पष्ट हुआ कि वायरस का सारा प्रभाव यूजीन के दिमाग के मध्य भाग में 5